गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका अपना ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के, अन्य किसी बोर्ड के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। ओके, तो फिर बिना वक्त को गवाए जल्दी से जाइए, कॉपी कलम ले लीजिएगा, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिएगा और फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, और हाँ, एगो और बात कहेगा भाई, रिवीजन कर रहे हो सब, एकदम बार बार रिवीजन करना है, दोहरियाना है। कहने का मतलब, अगर रिवीजन ना कर लोग तो बड़ा दिक्कत हो जाए भाई। देखा भाई, कुछ पढ़ा ओकरा खातिर रिवीजन मस्ट बा, तो रिवीजन करो लोग, रिवीजन बहुत जरूरी बा। बार बार एक ही चीज के मैथ पढ़ा तो मैथ के प्रैक्टिस करो, अगर वो जानिए गल तब रखे टाइम बचावे की कोशिश करो, काहे कि एग्जाम में टाइम की बहुत कीमत बा। तो फिर तैयार बड़ा लोग। देखो बच्चों, आज की सेशन की शुरुआत एक ऐसे वर्ड से करेंगे, ऐसे टर्म से करेंगे जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ आपको फिजिक्स में मिलेगा, भौतिकी में मिलेगा, बल्कि केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। हाँ, साइंस में बिहार बोर्ड के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप जहां भी पढ़ते हो, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि एक्टिव लर्नर्स का साथ नहीं छोड़ना है। आपको एक्टिव लर्नर्स की क्लासेस आपको लेने हैं, चूंकि आपको एक कंप्लीट नोट्स मिलेगा और आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं छोड़ना है। ये आपके इंग्लिश टर्म्स आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। आइए समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किस चीज से मिलकर बना होता है, परमाणु से, और परमाणु के 3 कण होते हैं। ठीक है, केंद्र में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बाहरी कक्षा या बाह्यतम कक्षा में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। कोई कंफ्यूजन होता क्या बच्चों, जब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जाती है। उससे क्या होता है, नाभिक का और इलेक्ट्रॉन का खिंचाव धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षा में एकदम फ्री होकर घूमता रहता है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपको या तो त्यक्त हो जाएगा या फिर आपको ग्रहण कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा था और नए पदार्थों, नए परमाणुओं का भी निर्माण होगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों। तो धातुओं के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग इसे कह सकते हैं। ओके बच्चों, धातुओं के अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा किसको बोलते हैं बच्चों, देखिए इधर, ये हो गया आपका परमाणु का संरचना है, ये आपका बाह्यतम कक्षा है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और केंद्र में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद मैंने अभी जो बताया, नाभिक से दूरी होने के कारण ये लगभग क्या होता है, कोई फोर्स, कोई भी बल महसूस नहीं करता, जिसकी वजह से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी चालक पदार्थ में, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और जिसकी वजह से करंट का फ्लो होगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ओके, आवेशों का प्रवाह होगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक। साइंस रट्टू तोता की तरह हमें रटना नहीं है। आपके एक्टिव लर्नर्स का जो मकसद है, जो एम है, उसे हम लोगों को हासिल करना है कि हर बच्चा साइंस को समझे, रटने की बजाय। ओके, क्योंकि अब तो पैटर्न भी बदल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश, ठीक है, जिसे चार्ज कहते हैं, किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ओके बच्चों, मैंने बताया ये कोई सपोज करो कोई चालक है, ये 2 टर्मिनल्स, ये 2 सिराओं से जुड़ा हुआ है, तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालक से आवेश का प्रवाह होगा, मतलब के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, मतलब के करंट का प्रवाह होगा। क्लियर। एक बात समझिए, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण कोई पदार्थ चालक हो जाता है या कोई विद्युत रोधी हो जाता है। आइए समझते हैं चालक का मतलब क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिससे एक सिरा से दूसरी सिरा तक आवेशों का प्रवाह हो रहा है, या फिर यूं कहो कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है। और विद्युत रोधी, जिसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, विद्युत रोधी ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे होकर चालक करंट का प्रवाह ना हो, जिससे होकर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित ना हो सके। जैसे बच्चों रबड़ के पदार्थ हो गए, उनको टच करने से करंट लगता है, हो जाएगा विद्युत रोधी। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। देखो बच्चों, अगर किसी चालक पदार्थ से हम लोग क्या चाहते हैं कि करंट का प्रवाह हो, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। और इस बैटरी का क्या काम है बच्चों, बैटरी क्या करता है, विभवांतर स्थापित कर देता है, की वजह से आवेशों का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होने लगता है, या यूं कहो आवेशों का प्रवाह यानी कि करंट का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होने लगता है। ओके, कोई कंफ्यूजन। और हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में डिटेल में समझते हैं। ओके, और हाँ बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहना, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है ना,
तो विद्युत धारा को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहे तो हम लोग सिंपल में क्या कर सकते हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आवेशों का सतत प्रवाह कब होगा, कैसे होगा, जब हम लोग किसी दो चालक के किसी दो सिराओं के बीच विभवांतर स्थापित कर देंगे तो आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। क्लियर? और तब तक प्रवाह होता रहेगा जब तक कि ये संतुलन में आना आ जाए। ओके, और इसी को क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है या फिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कोई कंफ्यूजन? अब हम आपसे बोले कि किसी खास समय में किसी चालक से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, ये पता कीजिए। तो ये आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना, कि हमें धारा का प्रवाह पता करने के लिए, या यूं कहो कि धारा के प्राबल्य को पता करने के लिए कोई फॉर्मूला हमें चाहिए। तो फॉर्मूला किससे बनेगा? देखिए, अगर सपोज करो बच्चों, देखिए इधर ध्यान से समझिए, अगर सपोज करो ये कोई चालक है, इसका हम लोग एक अनुप्रस्थ काट ले, मतलब इसका छोटा सा टुकड़ा ले ले, ठीक है, और उससे किसी खास समय में सपोज करो t सेकंड में Q आवेश को प्रवाहित करवाते। कितना? Q आवेश को प्रवाहित करवाते। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि उससे जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका प्राबल्य कितना है उस खास समय में, उस निश्चित समय में, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? I = Q/T। ठीक है ना, खास समय में प्रवाहित होने वाला आवेश। कोई कंफ्यूजन? और उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा की प्राबल्यता। बिजली का बिल वगैरह आता है, ये कैसे आ जाता है? यही सब मेथड को यूज करता होगा ना, इसी सब सिद्धांत पर बेस्ड होगा। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमें सिर्फ परिभाषित करना विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर? इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। याद रखिए बच्चों, इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। इस चैप्टर में आपको परिभाषा, संकेत और एसआई यूनिट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तभी आप आराम से इससे रिलेटेड कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे। देखो बच्चों, जो डिटेल मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये 10th लेवल से थोड़ा सा हल्का ऊपर है, तो इसकी जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं और आपको सिर्फ 10th पास करके रह तो नहीं न जाना है, आगे भी बहुत कुछ है, ढेर सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो आपको अगर अभी से आदत लग जाएगी तो आप क्वेश्चन को उसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन? आइए समझते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हमें और थोड़ा सा डिफाइन करना होगा तो हम लोग कह सकते हैं आवेश को चालित करने वाले पदार्थ, मतलब कि ऐसा चालक पदार्थ जिससे होकर आवेश प्रवाहित हो रहा है, के अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब क्या? एक छोटा सा टुकड़ा मान लीजिए, ठीक है, से प्रति एकांक समय, किसी खास समय पर में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा का प्राबल्य कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया। तो मान लीजिए कि आवेश को चालित करने वाले पदार्थ के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से t सेकंड में, कितने सेकंड में? t सेकंड में कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है? q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का प्राबल्य क्या हो जाएगा? I = Q/T। बात समझ में आई? फिर से एक बात देख लीजिए, एक बार और समझ लीजिए बच्चों। सपोज करो ये एक अनुप्रस्थ काट है, इससे किसी खास समय में Q कूलम्ब का आवेश इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब यहां से एक सिरे से दूसरी सिरे तक प्रवाहित हो रहा है किसी खास समय t में। तो हमको पता करना है कि इसका जो धारा प्रवाहित हुई है उसका प्राबल्य कितना, कितने इंटेंसिटी है उसका। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? I = Q/T। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई? देखिए I = Q/T, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ध्यान से देखिए, नोट भी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा का प्राबल्य का मात्रक क्या, यानी कि आप कैसे नाप, होता है ना यूनिट हर चीज का, इतना केजी, इतना लीटर, तो विद्युत धारा प्राबल्य हो रही है तो उसका इंटेंसिटी, उसका प्राबल्यता कितना है, उसको कैसे नापेंगे हम लोग? एम्पेयर में। तो विद्युत धारा के प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पेयर, जिसे हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। आप लोग जब तार वगैरह खरीदे ना, एंकर वगैरह की, कोई भी अच्छी कंपनी का, तो उस पर लिखा होता है उसका तो इतने एम्पेयर का आता है, इतने एम्पेयर का आता है, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप जाकर नोटिस करें। आप लोगों से कितने इंजीनियर भी होंगे उनको सब पता होगा। ठीक है ना, आप लोगों में से तो कितने साइंटिस्ट होंगे वो घर पे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर लेते होंगे लोग। तो ये कोई ओके, बात समझ में आ गई? अब तो नॉलेज भी हो गई, अब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल भी हो रहा है। ओके, आइए समझते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा? अगर प्राबल्यता को नापना हो तो I = क्या होता है? Q/T या Q/T। कोई कंफ्यूजन? इससे एक और फॉर्मूला क्या निकल सकता? बात समझ में आएगी बच्चों? एक बात बताओ कि अगर सपोज करो ये जो आपका टाइम है ना 1 सेकंड हो जाए, और ये जो कूलम है ना
1 कूलम का हो जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चालक पदार्थ से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस विद्युत धारा का प्राबल्य कितने के बराबर हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर। बात समझ में आई? किसी चालक पदार्थ से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसका विद्युत धारा का प्राबल्य कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर। यदि किसी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का प्राबल्य 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? देख रहे कितना आसान है। फॉर्मूला को अगर आप ध्यान, एक एक कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से रखते हैं तो फिजिक्स के तो पूरा साइंस आपको बहुत मजेदार लगने लगेगा और हर चीज आप बहुत आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। उन्होंने क्या फॉर्मूला पढ़ा बच्चों? एक बात बताओ, हम लोग अभी क्या समझे कि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है 1 सेकंड में, तो इसका प्राबल्य क्या होता है? 1 एम्पियर के बराबर। समझे ना बच्चों? तो अगर हम लोग बोले कि हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि एम्पियर इक्वल टू क्या आएगा? कूलम सेकेंड इनवर्स। जो ऊपर चला जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड इनवर्स। तो 1 एम्पियर बराबर ये भी हो सकता है कूलम इंटू सेकेंड इनवर्स। देखो बच्चों, यानी एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कूलम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें समझ में आ रही है? आसान लग रहा है सब्जेक्ट? जी हाँ, बिल्कुल। एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग, एक एक कंसेप्ट कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, आराम से सीखना है, एक एक बात को सीखना है, क्योंकि एक भी कड़ी छूट गई तो कंसेप्ट की लड़ी टूट गई। जी हाँ बच्चों, अब बात आती है करंट की जो दिशा होगी, यानी कि करंट का जो फ्लो होगा, प्रवाह होगा, किस सिरे से किस सिरे की तरफ होगा। जब साइंटिस्टों ने करंट के बारे में अध्ययन किया, ठीक है, आवेश के बारे में जाना, तो उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रोटॉन के बारे में जानते थे, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया कि विद्युत धारा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ होती है, या फिर ऐसा कह दो कि प्रोटॉन की दिशा में होती है। प्रोटॉन किधर से किधर जाता है? धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की तरफ। ठीक है, लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तो हम लोगों ने क्या कहा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है। इसको हम लोगों ने मान लिया है और अभी यही कंसीडर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग दिशा की जब बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा परिपाटिता क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत मानते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाए? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणात्मक आवेश होता है इसके ऊपर, तो ये क्या करता है? प्रोटॉन की तरफ भागता है, यानी धनात्मक आवेश की तरफ। बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन का आपको क्या है? प्रवाह। और आवेश या फिर विद्युत धारा धनात्मक ध्रुव से ऋणात्मक ध्रुव की तरफ प्रवाहित होती है, जस्ट एक दूसरे का उल्टा। सारे बच्चे ध्यान से इधर देखिए, इसे अच्छे समझ लिए। सपोज करो कि ये कोई चालक पदार्थ है, इससे होकर आवेश का प्रवाह हो सकता है, यानी कि करंट आपको फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जब इसको हम किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको यादृच्छिक गति में या रैंडमली इधर उधर कहीं भी अपना दिशा में किसी भी दिशा में घूम रहा है। लेकिन जैसे हम इसके सिरों को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए इसकी दिशाएं क्या हो जाएंगी। देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ही हम लोगों ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये एक बैटरी का संकेत है, मैं आगे बताता हूं। बैटरी से कनेक्ट किया तो देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन, माइनस का साइन इलेक्ट्रॉन को शो कर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा की तरफ मुड़ गए। किस दिशा की तरफ? अभी मैंने बताया था ना, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है बच्चों? यहां देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? माइनस से प्लस की तरफ, या फिर यह भी कह सकते हो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। अभी हम लोगों ने सीखा। और आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, या धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ, या फिर ऐसे कर दो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। बात समझ में आ गई? सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए। अगले टॉपिक तक बढ़ने से पहले आइए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, हमें यही पैटर्न फॉलो करना है साइंस के अंदर। ठीक है, पहले क्या थियरी पढ़े, फॉर्मूला पढ़े, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स बनाने, ताकि हमारे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके, हम एक एक बात को सही तरीके से समझ सके। ठीक है बच्चों? ओके, तभी तो हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि एक तार से 15 मिनट में, क्या दिया हुआ, ये 15 मिनट में 450 सीसी मतलब कूलम, यानी कि 450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आइए से हल करते हैं बच्चों। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे ना विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि विद्युत धारा का प्राबल्य मापने का क्या फॉर्मूला आपके पास है? I इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T।
ओके, तो उसके बाद हम लोग सोचें ये क्या है, आवेश है, तो हम लोग सोचें आवेश दिया है कि नहीं, और ये क्या है, टाइम है। टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कुछ दिया होता है इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये क्या दिया है, सबसे पहले 15 मिनट, यानी कि ये आपका टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया बच्चों, 15 मिनट। मैंने अभी क्या बताया कि धारा के प्राबल्य को सेकंड में हम लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा C/S होता है, तो इसको हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे इसमें, सेकंड में। और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 900 सेकंड हो गया। और उसके बाद क्या दिया आपका, कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो, कोई बात, 450 कूलम हो गया। हमें क्या पता करना है बच्चों, I। देखिए बच्चों, इसके बाद मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए T दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, I निकालना, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगे, I = Q/T, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये 450/900। इसको कट कीजिए तो देखिए 45 से 45 दूना 90, यानी कि 1/2। ये बताओ धारा के प्राबल्य को किस में नापते हैं, एम्पियर में, यानी कि C/S क्या होता है, एम्पियर, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमेशा आप कोशिश कीजिएगा फिजिक्स में पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए बच्चों, एक छोटा सा टर्म है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसे समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर मान लिया आपके पास सारे के सारे आपके विद्युत उपकरण है, विद्युतीय उपकरण आपको दे दिया, तो क्या बल्ब जलने लगेगा, क्या आवेश का प्रवाह होने लगेगा, नहीं। उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको सेट करना पड़ेगा। जिस पथ से होकर यानी जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित का प्रवाह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। आप अपने घर में भी नोटिस कर सकते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसका बल्ब जलने लगता है, पंखा चलने लगता है। तो यहाँ से वहाँ तक जो कनेक्शन गया वो सारा का सारा क्या कहलाता है, विद्युतीय परिपथ। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट में आप लोग इसे लिख लीजिएगा, विद्युत धारा और आवेश अदिश राशि होती है। क्लियर, इसे याद कर जाइए सिर्फ। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। बंद परिपथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका यहाँ एक बल्ब लगा दिए आप, ठीक है ना, तो कनेक्शन हर पूरे यानी कि बैटरी से जुड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से गैप होना चाहिए। अगर यहाँ से कनेक्शन हट गया तो ये कभी जलेगा नहीं, तो ये खुला परिपथ हो गया। तो ऐसा बंद परिपथ का मतलब क्या है कि सारे के सारे इक्विपमेंट, सारे के सारे उपकरण एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी धारा का प्रवाह होगा। अगर मान लीजिए सपोज कि आप यहाँ बैटरी लिए हैं और तार को कनेक्शन ही नहीं दे रहे बल्ब के साथ, तो कभी जलेगा वो, ठीक है। यही छोटी सी बात है। देखिए बच्चों, ये कुछ सिंबल्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे अपने विद्युतीय परिपथ को दिखाने के लिए, क्योंकि आप हर जगह बल्ब नहीं ना बना सकते, हर जगह बैटरी नहीं ना बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब सेल है। क्या होगा, एक ऐसे एक बड़ा सा और उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा होगा। बड़ा वाला प्लस को दिखलाता है और छोटा वाला माइनस को दिखलाता है। और जब ढेर सारे सेल आपस में मिला दिए जाते हैं, यानी कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्लियर। एमीटर के लिए ए, वोल्ट मीटर के लिए भी लिखा होगा, और प्रतिरोध के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे एक बार आप लोग रिपीट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, देखिए यहाँ हुआ, ये आपका एक सिंपल डायग्राम है। देखिए आपने इसे सिंबल की मदद से या फिर संकेतों के माध्यम से दर्शा दिया। इसी चीज को ऐसे हम लोग शो कर सकते हैं। तब बच्चा लोग क्लास कैसा लगा था, बुझाता, ठीक बनू तो बुझाता तो लाइक करे के बाद, शेयर करे के बाद, सब्सक्राइब करे के बाद, ठीक बा। चलो अब आओ एकदम मेन, अब आइए हमने के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर जाओ, ठीक बा। मतलब कि ऐसा हो ही ना सकेला एक से रिलेटेड क्वेश्चन ना आई, ठीक बा। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, दो तरह के उपकरण होते हैं, एक होता है एमीटर, दूसरा होता है वोल्ट मीटर। आपसे एग्जाम में ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। देखो, एमीटर का क्या काम है, यह विद्युत धारा की प्रबलता यानी I को नापता है, ठीक है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको नापने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी भी विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम, लगभग शून्य होता है, ठीक। प्रतिरोध टर्म एक नया है, इसके बारे में मैं समझाता हूं। यह विद्युत धारा के प्राबल्य को एम्पियर में नापता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये आपका सर्किट है ना, परिपथ है ना। देखिए, ये जब परिपथ के साथ ही इसको जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्लियर। आइए, वोल्ट मीटर क्या होता है, यह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है, ठीक है। यह किसी विद्युतीय परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक, लगभग अनंत होता है। और यह विभवांतर को वोल्ट में नापता है। हम लोग जानते हैं ना, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। और देखिए बच्चों,
समानांतर क्रम का मतलब क्या है, ये जो आपका मेन आपका परिपथ है इसके समानांतर जोड़ा गया है ना वोल्ट मीटर को, यही होता है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग बार बार रिवाइज कर लेंगे। ओके बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते, मिलते हैं कल आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पे। तब तक ले अपना खूब ख्याल रखिए, रिवीजन कीजिए, जीत तोड़ मेहनत कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।